लास्ट क्लास में हमने जो संधारित्र है उस संधारित्र की निर्भरता तथा जो समांतर प्लेट संधारित्र है उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उन दोनों प्लेटों के बीच में प्राविद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो, निर्वात हो तथा प्राविद्युत पदार्थ की कोई पट्टिका हो, उसकी उपस्थिति में धारिता का मान कितना होगा उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उनका संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन होगा और एक समांतर क्रम संयोजन होगा। तो आज की हेडिंग लिखो समांतर प्लेट संधारित्र का संयोजन। समांतर प्लेट संधारित्र का संयोजन। हम संधारित्रों का संयोजन करेंगे तो हम उन्हें दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। एक तो हम उन्हें समांतर क्रम में कर सकते हैं तथा दूसरा हम उन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित कर सकते हैं। तो इसमें लिखो संधारित्रों को किसी भी विद्युत परिपथ के साथ दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। इसमें पहला प्रकार है वो है श्रेणी क्रम संयोजन तथा जो दूसरा प्रकार है वो है समांतर क्रम संयोजन। अब हम इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता का मान कितना होगा तथा समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान कितना होगा। तो इसमें पहला लिखो श्रेणी क्रम संयोजन। पहला क्या है श्रेणी क्रम संयोजन। जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजित करने का मतलब है कि ये एक संधारित्र है, इस संधारित्र का ये वाला धनावेशित प्लेट है, ये वाली ऋणावेशित प्लेट है। इस धनावेशित प्लेट को हम विपरीत आवेशित प्लेट से संयोजित करेंगे तथा ये ऋणावेशित प्लेट है, इसको भी विपरीत आवेशित प्लेट से संयोजित करेंगे। ये ऋणावेशित प्लेट है तो ऋणावेशित प्लेट को दूसरे संधारित्र की धनावेशित प्लेट से संयोजित करेंगे तथा ये जो धनावेशित प्लेट है इसे दूसरे संधारित्र की ऋणावेशित प्लेट से संयोजित करेंगे। तो इस प्रकार का संयोजन क्या होगा? श्रेणी क्रम संयोजन होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में जो सभी के लिए जो आवेश का मान होगा वो क्या होगा? समान होगा, जबकि जो विभव है वो क्या होगा? अलग अलग होगा। इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा, जबकि इन तीनों के लिए जो आवेश है उस आवेश का मान क्या होगा? समान होगा।
तो इसमें लिखो दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक के आवेश का मान समान होता है, परंतु विभव का मान भिन्न भिन्न होता है। ऐसा संयोजन संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। दो या दो से अधिक संधारित्र लेंगे, उनका संयोजन करेंगे, मतलब एक दूसरे से जोड़ेंगे, तो उनमें प्रत्येक संधारित्र का जो आवेश है वो आवेश की मात्रा क्या होगी, समान होगी, तथा प्रत्येक संधारित्र के लिए विभव का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा, संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन कहलाएगा। हम मान लेते हैं कि तीन संधारित्र हम जोड़ रहे हैं, तीनों संधारित्रों की धारिता क्या है, C1 C2 C3 है, प्रत्येक के लिए आवेश का मान क्यों है, तथा प्रत्येक संधारित्र के लिए विभव का मान V1 V2 तथा V3 है। इसमें लिखो माना तीन संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1 C2 C3 है, इनको A व B बिंदु के मध्य श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। विद्युत स्रोत की सहायता से बिंदु A को प्लस Q आवेश देने पर विद्युत प्रेरण की सहायता से सभी विपरीत प्रकृति से आवेशित हो जाते हैं। लेकिन
संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभव का मान अलग अलग क्रमशः V1 V2 तथा V1 V2 तथा V3 है। हमने क्या लिए, 3 संधारित्र लिए हैं। तीन संधारित्र लिए जिनकी धारिता क्या है, C1 C2 तथा C3 है। इन संधारित्रों, 3 संधारित्र लिए, ये कौन से बिंदुओं के बीच में स्थित है, A व B बिंदु के बीच में व्यवस्थित है। हम ये जो A सिरा है ये कोई बाह्य स्रोत है, ये कोई बाह्य स्रोत है। इस बाह्य स्रोत की सहायता से इसके A सिरे को क्या दिया जाता है, धनात्मक आवेश दिया जाता है। विद्युत प्रेरण की सहायता से ये विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाते हैं। ये इसका धनात्मक प्लेट वाला सिरा है, ये इसका ऋणात्मक प्लेट वाला सिरा है। ये इसे क्या कर दिया गया है, भू संपर्कित कर दिया गया। इन सभी प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है या विभव का मान है वो अलग अलग कितना कितना है, V1 V2 तथा V3 है। ये तो क्या है, कोई बाह्य स्रोत है, और ये क्या है, पृथ्वी है। ये पृथ्वी से कनेक्शन है। तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन का आरेख। अब हम देखते हैं कुल धारिता का मान कितना होगा। तीनों के लिए अलग अलग देखेंगे कि तीनों का विभव V1 का मान कितना आएगा, V2 का मान कितना आएगा तथा V3 का मान कितना आएगा। फिर कुल विभव ज्ञात कर लेंगे हम। कुल विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में इस संधारित्र को मैं A मान लेता हूं, इसे B मान लेता हूं, इस संधारित्र को मैं C मान लेता हूं। श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र A पर आवेश का मान कितना होगा, हमें सब पर आवेश माना है कितना रे, क्यों बराबर क्या होता था, क्यों समानुपाती किसके था, V के था। तो इसके लिए मैं क्या मानूंगा, V1 मानूंगा। समानुपाती की जगह समानुपाती नियतांक आ जाएगा। समानुपाती नियतांक क्या आया था, C आया था, लेकिन इसकी धारिता क्या है, C1 है। तो यहां से कितना आ गया, क्यों बराबर C1 V1 आ गया। तो अतः A पर विभव कितना हो जाएगा, अतः A पर विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा रे, क्यों अपोन C1 हो जाएगा। यहां से क्यों बराबर क्या है, C1 V1 है। ये V1 बराबर होगा V1। यदि इस वाले पक्ष में केवल V1 रहेगा तो ये C1 कहां चला जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया है। इसी प्रकार B पर विभव, संधारित्र B पर विभव कितना है, V2 है। V2 का मान कितना होगा, इसके लिए आवेश का मान Q है तथा इसकी धारिता कितनी है, C2 है। इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया।
इसी प्रकार संधारित्र C पर विभव, संधारित्र C पर विभव हमने माना था V3 माना था। V3 का मान कितना होगा, Q अपॉन C3 होगा। इसे समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया है। ये समीकरण 1 2 3 क्या है, उन सभी जो संधारित्र हैं उनके अलग अलग विभव का मान है। अब हम संयोजन का कुल विभव देखेंगे। अतः संयोजन का कुल विभव V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। इसे समीकरण नंबर 4 नाम दे दो। इसे समीकरण 4 में मैं V1 V2 V3 की जगह 1 2 3 से मान रख सकता हूं। किसमें, 4 में। समीकरण 1 2 व 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो हम समीकरण 4 में रखेंगे तो V बराबर क्या आएगा, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 आएगा। यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहां इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, तो यहां से Q क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बचेगा। अब हम इस V की जगह क्या लिख सकते हैं, हम इसकी टोटल धारिता को, मैं जो इसकी जो कुल धारिता थी उस संयोजन की, उसकी धारिता को मैं C नेट मान लेता हूं। आवेश कितना है, Q है, तो मैं इस V की जगह क्या लिख सकता हूं, Q अपॉन C नेट लिख सकता हूं, या सीरीज लिख सकता हूं। अतः संयोजन का कुल विभव V है एवं कुल धारिता पूरे संयोजन की C सीरीज है। C बड़ा है, ये सीरीज क्या है, ये इसके बारे में बता रहे, या S लिख लो, C सीरीज है। अतः V बराबर होगा Q अपॉन C सीरीज। तो मैं इसकी जगह ये जो V है इसे मैं समीकरण 5 नाम देता हूं, इसे समीकरण 6 नाम देता हूं। समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से क्या आएगा, Q अपॉन C सीरीज बराबर होगा Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहां से Q से Q कट जाएगा, तो 1/C सीरीज बराबर आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये किसके लिए मान आ गया है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता का मान आ गया। अब यदि n संधारित्र हो, n संधारित्र का मतलब है कि संधारित्रों की संख्या 3 से ज्यादा हो तो 1/C सीरीज बराबर क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn। यहां से आप देख सकते हो कि जो संधारित्र है, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन जैसा है। जैसा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हो, वहां जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आता है 1/Rp है, वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के आता है। यहाँ भी जो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें भी ऐसा ही आता है। तो संधारित्र की धारिता
और जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो परस्पर एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। एक का श्रेणी है तो दूसरे का क्या है, समांतर है। तो ये हुई किसकी बात, श्रेणी क्रम संयोजन की। अब हम दूसरे संयोजन की बात करते हैं, किसकी, समांतर क्रम संयोजन की। जो समांतर क्रम संयोजन होगा उस समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, एक प्लेट, जो एक संधारित्र होगा, जो इसकी एक प्लेट होगी, धनावेशित प्लेट होगी, वो दूसरे संधारित्र की धनावेशित प्लेट से ही जुड़ी होगी, तथा जो ऋणावेशित प्लेट होगी वो दूसरे संधारित्र की ऋणावेशित प्लेट से जुड़ी होगी। तथा इसमें जो विभव का मान है या विभवांतर का मान है वो समान आएगा तथा आवेश का मान अलग अलग होगा। दूसरा संयोजन लिखो, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। इसमें लिखो, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान समान हो एवं सभी संधारित्रों के लिए आवेश का मान भिन्न भिन्न हो। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसमें क्या होगा, जो जितने भी हम संधारित्र लेंगे उनका जो कुल विभवांतर होगा प्लेटों के बीच में वो क्या होगा, समान होगा, जबकि प्रत्येक संधारित्र के लिए जो आवेश है उस आवेश का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। ये मान लिया एक संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा संधारित्र है। इन सभी जो तीनों संधारित्र हैं उनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 है, C1 है, C2 है तथा C3 है। इनका जो सभी संधारित्र है उनका जो धनात्मक सिरा है वो एक साथ जुड़ा हुआ है, जबकि जो ऋणात्मक सिरा है
वो एक साथ जुड़ा हुआ है। ये आप इस रेखा चित्र में देख सकते हैं कि जो धनात्मक सिरा है, धनात्मक सिरा है वो एक साथ जुड़ा हुआ है, वो किसी बाह्य स्रोत से जुड़ा हुआ है। ये कोई बाह्य सोर्स है, इस सोर्स से जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या है, +Q आवेश है। इसे +Q आवेश दिया तो यह आवेश 3 भागों में विभाजित हो गया। इसमें Q1, Q2 तथा Q3 में, तथा इनकी जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों के बीच में जो कुल विभव है, कुल विभवांतर है, उसका मान क्या है, V है। ये इसका A बिंदु है और ये इसका B बिंदु है। ये B बिंदु किससे जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, भू संपर्कित है। तो हमने क्या किया, हमने 3 संधारित्र लिए जिनकी विद्युत धारिता क्रमशः है C1, C2 तथा C3 है। इनको बिंदु A व मध्य, A व B के मध्य समांतर क्रम संयोजन में क्या किया, व्यवस्थित किया। A बिंदु को, ये जो A बिंदु है, इस A बिंदु को कोई बाह्य सोर्स है उसकी सहायता से जोड़ दिया, तथा जो B बिंदु है उसको पृथ्वी से जोड़ दिया, भू संपर्कित कर दिया। अब हम जो A बिंदु है, उस A बिंदु को हमने क्या दे दिया, +Q आवेश दे दिया। ये +Q आवेश दिया तो ये 3 भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। सभी संधारित्रों के लिए आवेश का मान क्या हो गया, अलग अलग हो गया, Q1, Q2 तथा Q3। तथा जो ये तीनों संधारित्र है, इनके प्लेटों के बीच जो विभवांतर है उसका मान क्या है, V है। इसमें लिखो, माना 3 संधारित्र, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः है, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः है C1, C2 तथा C3 है। इन संधारित्रों को बिंदु A व B के बीच, बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में व्यवस्थित किया गया है। समांतर क्रम संयोजन में व्यवस्थित किया गया है। बिंदु A को बाह्य स्रोत की सहायता से तथा बिंदु B को भू संपर्कित कर दिया जाता है, भू संपर्कित कर दिया जाता है। बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर V है। तथा प्रत्येक संधारित्र के लिए आवेश का मान क्रमशः है Q1, Q2 तथा Q3 है। इन संधारित्रों को मैं, इस संधारित्र को A मान लेता हूं, इस संधारित्र को मैं B मान लेता हूं, इस संधारित्र को मैं C मान लेता हूं। ये हमने देख लिया कि किस प्रकार से हम इसे श्रेणी क्रम संयोजन में व्यवस्थित समांतर क्रम संयोजन में व्यवस्थित करेंगे। अब देखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में व्यवस्थित करने के बाद में जो तुल्य धारिता है, उस तुल्य धारिता का मान कितना होगा। जो संधारित्र A माना, संधारित्र A पर आवेश, संधारित्र
संधारित्र ए पर आवेश, संधारित्र ए के लिए हमने जो आवेश माना था वो कितना था रे? Q1 था। तो Q1 बराबर क्या होगा? संधारित्र ए है, उसकी धारिता कितनी थी? C1 थी, और विभवांतर कितना था? V था। तीनों संधारित्रों के लिए विभवांतर का मान क्या है? समान है। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे दो रे। इसी प्रकार B पर आवेश, जो संधारित्र B है, उस संधारित्र B पर आवेश Q2, Q2 का मान कितना होगा? C2V होगा। इसी प्रकार C पर आवेश, C पर आवेश कितना माना था हमने? Q3 माना था, वो कितना होगा? C3V। इसे समीकरण नंबर 3 नाम दे दो रे। अब ये जो समीकरण 1, 2, 3 है ना, वो किसको बता रहे हैं? वो तीनों संधारित्रों के लिए आवेश का मान बता रहे हैं। लेकिन हमने जो कुल आवेश दिया था उसका मान कितना था? क्यों था? और जो कुल आवेश क्यों था वो 3 भागों में डिवाइड हुआ था, Q1, Q2 तथा Q3 में। तो जो कुल आवेश क्यों है वो किसके बराबर होगा? इन तीनों आवेशों के योग के बराबर होगा। अतः संयोजन का कुल आवेश, अतः संयोजन का कुल आवेश Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसे समीकरण नंबर 4 नाम दे दो रे। कुल आवेश कितना है? क्यों है, और मैं जो ये जो समांतर क्रम संयोजन बना, इस संयोजन की जो कुल धारिता है उसको कितनी मान लेता हूं? C पैरेलल मान लेता हूं, मतलब CP मान लेता हूं। यहां आवेश कितना है? यहां Q आवेश है तथा कुल धारिता CP, C पैरेलल है, मतलब C समांतर है। अतः Q बराबर क्या होगा रे? CPV होगा। इसे समीकरण नंबर 5 नाम ले दो। इस समीकरण 5 का मान इस Q की जगह लिख दो। इस समीकरण 1, 2, 3 का मान Q1, Q2 तथा Q3 की जगह लिख दो रे। तो समीकरण 4 में 1, 2, 3 व 5 का मान रखने पर, अब हम मान रख देंगे रे, कितना आएगा? हम इस Q की जगह क्या लिख देंगे? CPV लिख देंगे, तथा Q1 की जगह C1V, तथा Q2 की जगह C2V, तथा Q3 की जगह C3V। यहां से V क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो CPV बराबर V कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। यहां से ये V से V कट जाएगा, तो CP बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये किसका मान आ गया? समांतर क्रम संयोजन में धारिता का मान आ गया। यदि n संधारित्र हो, यदि n संधारित्र हो तब प्रत्येक की धारिता का मान क्या हो? अलग हो। n संधारित्र हो तो जो CP है उसका मान आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn आएगा। अब यदि क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि जो समांतर क्रम संयोजन में जो संधारित्र जुड़े हैं C1, C2, C3, Cn, इन सभी संधारित्रों की धारिता का मान क्या हो? समान हो। यदि n संधारित्रों की धारिता का मान C हो तथा समांतर क्रम में व्यवस्थित हो तो तुल्य धारिता का मान कितना आएगा रे? CP का मान आएगा NC। इस
इसकी जगह सी आएगा, इसकी जगह सी, इसकी जगह सी और इस Cn की जगह सी आएगा। मतलब सी को तुम n बार जोड़ दो, एक सी प्लस दूसरा सी 2c हो गया, प्लस तीसरा सी 3c हो गया। इसी प्रकार n संधारित्र होंगे। n का मतलब कितना भी हो सकता है, n का मान 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कितना भी। यहां से आप देख सकते हो कि जो संधारित्रों का समांतर क्रम आया वो जस्ट प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का क्या है, उल्टा है। इसका समांतर क्रम संयोजन तथा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन एक जैसा है। आप इसके समांतर क्रम संयोजन में देख सकते हो कि आप जो इन संधारित्रों की धारिताएं हैं उनको क्या कर रहे हो, क्रम से जोड़ रहे हो। C1 प्लस C2 प्लस C3 इनको जोड़ रहे हो। आप जो प्रतिरोध देखोगे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम होगा, उनमें P उनके प्रतिरोध को ऐसे ही जोड़ा जाता है। C जो RP होता है, सॉरी RS होता है, वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब आप यहां से देख सकते हो याद करने के लिए कि इनका श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन है, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन तथा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन एक जैसा होता है। तो ये हुई इनके संयोजन की बातें। चर्चा करने वाले हैं जो दूसरा संधारित्र था, गोलीय संधारित्र, उसकी ये हमने श्रेणी जो समांतर प्लेट संधारित्र था उसके बारे में हमने अध्ययन किया, उसकी धारिता का अध्ययन किया तथा उसका जो संयोजन था उसको किस प्रकार से संयोजित करें। दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, एक समांतर क्रम संयोजन में तथा दूसरा श्रेणी क्रम संयोजन में। तो समांतर क्रम संयोजन में करेंगे तो धारिता का मान कितना होगा तथा समांतर क्रम संयोजन में करेंगे तो धारिता का मान कितना होगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं गोलीय संधारित्र की। तो दूसरा था कौन रहे, गोलीय संधारित्र। इसके नाम में छुपा है गोलीय संधारित्र कैसा होता है, गोले जैसा होगा रे। समांतर प्लेट संधारित्र में जो विपरीत प्रकृति की जो प्लेटें थी वो समांतर क्रम में व्यवस्थित थी। यहां क्या होगा, इसमें दो विपरीत प्रकृति की गोले होंगे, उनका केंद्र क्या होगा, एक होगा। दोनों क्या होंगे, सकेंद्रीय होंगे और दोनों कैसे होंगे, विपरीत प्रकृति से आवेशित होंगे। अंदर वाले पर क्या होगा, प्लस होगा, तो बाहर वाले पे क्या होगा, माइनस होगा तथा इसे क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे। ये ऐसा क्या होता है, गोलीय संधारित्र होता है। इसमें लिखो, इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संधारित्र में, इस प्रकार के संधारित्र में परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार के सकेंद्रीय चालक गोले होते हैं।
सकेंद्रीय चालक गोले होते हैं। गोलीय संधारित्र कहलाता है। सकेंद्रीय चालक गोलों का मतलब है कि दो चालक गोले होंगे, उन दोनों चालक गोलों का जो केंद्र होगा वो एक ही बिंदु होगा। इसमें आगे लिखो, माना ए और बी सकेंद्रीय चालक गोले हैं। ए व बी सकेंद्रीय चालक गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः है R1 तथा R2 है। चालक गोले ए को बाह्य स्रोत चालक गोले ए को बाह्य स्रोत की सहायता से धनावेशित किया जाता है। धनावेशित किया जाता है। यह धनावेश इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। विद्युत प्रेरण से चालक गोले बी के आंतरिक पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा बाह्य पृष्ठ पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। बाह्य पृष्ठ को भू संपर्कित कर देते हैं, जिससे संपूर्ण धनावेश पृथ्वी के अंदर चला जाता है। ये होगी इसकी बनावट। किसकी रहे?
इस गोलीय संधारित्र की। गोलीय संधारित्र में हमने क्या लिया, दो चालक गोले ए व बी लिए, दोनों क्या हैं, सकेंद्रीय हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है। चालक गोले ए को बाह्य सोर्स की सहायता से, ये बाह्य सोर्स कैसा है, धनावेशित है, इसकी सहायता से धनावेश दिया गया। यह धनावेश इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अब विद्युत प्रेरण की सहायता से क्या हुआ, ये जो चालक गोला B है, इस चालक गोले B के आंतरिक पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा बाह्य पृष्ठ पर समान प्रकृति का आवेश आ गया। समान प्रकृति का आवेश कैसा है, धनावेश है। अब इस धनावेश को खत्म करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसे भू संपर्कित कर दिया। अरे भू संपर्कित कर दिया तो ये जो धनावेश था ये सारा किसमें चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। ये होगी इसकी बल। अब हम देखते हैं अलग अलग संधारित्र, सॉरी अलग अलग जो दोनों गोले हैं उनके लिए विभव का मान कितना आएगा तथा कुल धारिता कितनी आएगी। सबसे पहले हमने किस गोले को आवेशित किया था, गोले ए को आवेशित किया था, तो सबसे पहले आवेश भी किसके कारण उत्पन्न होगा, ए के कारण उत्पन्न होगा। चालक गोले ए के कारण स्वयं का विभव कितना होगा, V1 मान लेता हूं। गोला था, गोले के लिए विभव का मान हमने ज्ञात किया था, कितना आया था, KQ/R आया था। यहां KQ का मान भी Q है, लेकिन R का मान क्या है, R1। तो यहां से क्या आएगा, KQ/R1 आएगा। इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे दो रे। अरे अब इस गोला था, इस गोले के बाहर एक और गोला है जिस पर -Q आवेश वितरित है, तो इसके कारण भी अंदर किसी बिंदु पर जो विभव होगा उसका मान कितना आया था, KQ/R आया था। जहां R का मान कितना है, R2 है, तथा Q का मान कितना है, -Q है। है चालक गोले B का A पर विभव या B के कारण A पर विभव V2 का मान कितना आएगा, -KQ/R2। इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। अब कोई सोच रहा होगा कि आपने A गोले पर ही विभव का मान क्यों ज्ञात किया। हमने A गोले पर विभव का मान ही ज्ञात किया क्योंकि जो B गोला है उस B गोले को हमने क्या कर दिया है, भू संपर्कित कर दिया है। उसको भू संपर्कित करने के कारण उसका जो कुल विभव है उस B गोले का वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो कुल विभव कितना होगा, A का कुल विभव, A का कुल विभव V बराबर क्या आएगा, V1 प्लस V2 आएगा। इसे समीकरण नंबर 3 नाम दे दो रे। इस समीकरण 3 में किसका मान रख दो, समीकरण 1 व 2 का मान रख दो। समीकरण 3 में 1 व 2 का मान रखने पर V बराबर आएगा KQ/R1 माइनस KQ/R2 आएगा। यहां से KQ को कॉमन ले लेता हूं
बराबर है तो 1/r1 माइनस 1/r2 आएगा। यहां से r1 और r2 का मैं लघुत्तम ले लेता हूं तो वो क्या आएगा, v बराबर KQ r1 r2 लघुत्तम आ जाएगा तो क्या आएगा, r2 माइनस r1 आएगा। इसे समीकरण नंबर कितना दे दो, 4 दे दो। अब संधारित्र धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से क्या आया था, C बराबर Q अपॉन V आया था। C बराबर Q अपॉन V है। इसे समीकरण नंबर 5 नाम दे दो। इसे समीकरण 5 में समीकरण 4 का मान रख दो तो समीकरण 5 व 4 से तो C बराबर आ जाएगा Q अपॉन KQ R2 माइनस R1 बटा R1 R2। ये जो Q है इस Q से Q कट जाएगा तो कितना आएगा रे, R1 R2 बटा K R2 माइनस R1। यहां से आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा R2 माइनस, ये दोनों एक जैसे ही है। चूंकि हम कह सकते हैं K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से इस K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा तो ये कहां गया, ऊपर आ। तो ये हमारा क्या हुआ, गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र की धारिता का मान आ गया। अब यदि ये जो दोनों गोले थे, इन दोनों गोलों के बीच में पराविद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो क्या होगा, इस एप्सिलॉन नॉट को किससे गुणा कर देंगे, एप्सिलॉन r से गुणा कर देंगे। समझ में आ गया कि गोलीय संधारित्र की कुल धारिता का मान कितना होता है। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में पराविद्युत पदार्थ रख दे, नोट लगा कर लिखो। आप यहां से जो पृथ्वी है उस पृथ्वी की धारिता का मान भी ज्ञात कर सकते हो। और पृथ्वी भी एक ऐसा है जो गोला है। नोट लगा के लिखो। पहला है, यदि गोलीय संधारित्र की प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो कुल धारिता सी मीडियम कितनी होगी रे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r r1 r2 बटा r2 माइनस r। और दूसरे नोट में आप लिख सकते हो कि यहां से जो C है वो किसके समानुपाती है, 1/r2 माइनस r1 के। यदि आपको धारिता का मान बढ़ाना होगा तो इसका मान क्या करना पड़ेगा रे, कम करना पड़ेगा। मतलब जो दोनों गोले हैं उन दोनों गोलों की जो त्रिज्याओं में अंतर है वो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये धारिता बढ़ेगा। दूसरा नोट देखो, गोलीय संधारित्र की धारिता का मान आकार पर निर्भर करता है।
जाती है 1/r2 माइनस r1 के। यदि मैं r1 व r2 को बराबर कर लूं, r1 माइनस r2 होगा तो 0 होगा, 1/0 अनंत होगा। यदि दोनों चालक गोले हैं, उनकी त्रिज्याएं यदि समान है तो उस संधारित्र की धारिता सबसे अधिक होगी। यहां से आप इसके समानुपाती है, इसके समानुपाती है। यदि ये दोनों की मान बराबर हैं तो पृथ्वी की जो धारिता का मान है वो क्या होगा, सर्वाधिक होगा। यदि R1 बराबर R2 हो तो धारिता सर्वाधिक होगी। कितनी होगी, अनंत। तीसरा लिखो, यदि गोलीय संधारित्र की त्रिज्याओं का अनुपात क्रमशः r तथा अनंत हो तो तुल्य धारिता, मतलब R1 की जगह क्या है, R है तथा R2 की जगह क्या है, अनंत है, तो तुल्य धारिता C बराबर क्या होगा, 4πε0 अपॉन 1/r माइनस 1/अनंत। 1/अनंत क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप यहां से लिख सकते हो 4πε0 अपॉन 1/r माइनस 0। तो यहां से लिखा जा सकता है C बराबर 4πε0r। ये R है वो क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, जिसका मान होता है 6400 किलोमीटर। यहां से आप जो पृथ्वी है उसकी जो धारिता है उसका सैद्धांतिक मान ज्ञात कर सकते हो, जबकि उसका जो प्रायोगिक मान है यहां से आएगा 711 माइक्रो। फिर जबकि आप यदि इसकी जो प्रायोगिक मान ज्ञात करें हम, तो प्रायोगिक मान पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, अनंत होती है। कितना भी आवेश दे सकते हो, कितना भी आवेश आप ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसकी ऊर्जा के बारे में, कि ऊर्जा कितनी होती है। तो आज हमने पढ़ा क्या, दो संयोजन पढ़े, श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन। उसके बाद में हमने देखा गोलीय संधारित्र क्या है, उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, तथा गोलीय संधारित्र की धारिता कैसे होती है, तथा गोलीय संधारित्र की धारिता आकार पर किस प्रकार निर्भर करती है। यदि उनके बीच जो त्रिज्याएं हैं उन त्रिज्याओं का अनुपात उन त्रिज्याओं के अंतर को कम कर दिया जाए तो धारिता क्या होगी, अधिक होगी। यदि अंतर बढ़ा दिया जाए तो धारिता क्या होगी, कम होगी। यदि इनके बीच में अंतर को मैं अनंत कर दूं, मतलब R2 और R1 के बीच जो अंतर है, जो दूरी का अंतर है वो अनंत हो, तो पृथ्वी की धारिता जो धारिता का मान है वो कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब मिनिमम होगी। यदि मैं अंतर को 0 कर दूं तो धारिता का मान क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। कितना आएगा, अनंत आएगा।